होंगे, लेकिन जो साजिशें हमारे साथ रची जा रही हैं, शायद ही किसी प्रत्याशी के साथ इस प्रकार की साजिशों का सामना करना पड़ा होगा। केस मुकदमे तो अलग विषय हैं, लेकिन आपको जानकारी मिला होगा कि हमारे नाम से भी 2-3 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा था, बाकायदा भरा भी था, लेकिन शायद रिजेक्शन हो गया, कुछ त्रुटि। तो आखिर इतनी साजिशें क्यों? हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और जब प्रत्याशियों को पूछा जाता है कि जयराम महतो कितना असर करेंगे, तो बोलते हैं नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। तो यह फैक्टर नहीं है तो इतना प्रत्याशी हमारे नाम से पर्चा काहे भर रहे हैं? और सबको मालूम है, जब वो प्रत्याशी अपना इंटरव्यू देंगे और जब उनसे पूछा जाएगा, वो खुद आपकी पोल खोलेंगे कि उनको क्या लोभ दिया गया है, क्या लालच दिया गया है। बताइए, उस शख्स को ये नहीं मालूम कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। उसको ये भी नहीं मालूम कि वो किसी पार्टी से लड़ रहा है कि इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धोखेधड़ी और जो साजिशें रची जा रही हैं, उनको इस बात का डर है कि अगर हम लोग राजनीति में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पुराना ओल्ड पॉलिटिक्स का पैटर्न है, ये जनता को गुमराह करके रखना, जनता को धोखे में रख के वोट लेना और फाइनली अपने परिवार को उन्नति के रास्ते पर लेकर जाना, अपने आने वाली 10 पीढ़ी के लिए धन जमा करना, इन व्यवस्थाओं पर रोक तो लगेगी। चुनाव इसलिए होते हैं कि वर्तमान की बात हो, चुनाव इसलिए होता है कि पूरे देश, पूरे राज्य के भविष्य की बात हो। लेकिन यहाँ तो नेता लोग अपने भविष्य की बात करते हैं, केवल अपने बच्चों की भविष्य की बात करते हैं, और किसी से छुपा नहीं है। आप चाहें तो पता कर लें कि जो भी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं जो किसी बड़े बड़े पार्टी से हैं, जो 2 बार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनके बच्चों की क्या स्थिति है, उनके बच्चे किस हालात में हैं, किस कंडीशन में हैं, आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उनके बच्चे कोई दिल्ली में होंगे, कोई किसी कॉलेज के डायरेक्टर होंगे, कोई किसी विदेशी कंपनी को टेक ओवर करते हुए पाए जाएंगे। यानी वोट हमसे लिया गया, हमारे माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे चाचा, हमारे दादा दादी, नाना नानी ने 12 बजे के धूप में खड़ा होकर उनको वोट किया, और उन्होंने काम क्या किया? निस्संदेह काम किया है। नली गली सड़क, बहुत सारी बिलों पर चर्चा किया, बहुत सारे विधेयकों पर उन्होंने चर्चा किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने क्या मैक्सिमम किया? अपने परिवार के लिए बात किया है। ये किसी से नहीं छुपा है। आप सड़क के किनारे, आपको जानकारी चाहिए तो हम जानकारी देंगे। एक ही सड़क के किनारे उनका 50 कदम में 5-5 एकड़ का जमीन मिलेगा। अब बताइए, ये कौन सा चुनाव है भाई? ये कौन सा राजनेता है कि आप आखिर जमीनें आप किसकी खरीद रहे हैं? अपने ही गाँव वालों की खरीद रहे हैं। वो गरीब है तभी तो बेच रहा है, यानी आप गरीबी को उसका फायदा उठा रहे हैं। आपको वोट इसलिए दिया गया था कि आप गरीबी उन्मूलन पर बात करो, आप रोजगार पे बात करो, और आपने क्या बात किया कि हाँ 5 एकड़ जमीन कहाँ कोई बेच रहा है, हम खरीद लेंगे। क्या जो बेचने वाला खुशी खुशी बेच रहा है? एक बात बताया जाए, इस लाइव के माध्यम से मैं तमाम राजनेता पूछते हैं कि जयराम महतो तीखा सवाल करता है, तो जिनकी जमीनें आप खरीदे हैं, तमाम जो विधायक सांसद हैं, चाहे कोई अपार्टमेंट खोल के रखे, चाहे स्कूल कॉलेज खोल के रखे, ओवरऑल उनकी तो प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। 150 एकड़, किसी के पास 200 एकड़, किसी भी गांव में आप चले जाए, एवरेज उस गांव में 2 एकड़ जमीन नहीं होगा आज के डेट में किसानों के पास, और आपके नेता के पास 150 एकड़ जमीन है, और वो कहते हैं आपके नेता हैं, वो कहते हैं आपका हितैषी है। गलत कहते हैं। जितना मूल्य आपके बहियार खेत के जमीन का नहीं है, उतना मूल्य उनका जो बाथरूम है उस जमीन का है, और अगर वो कहते हैं फिर भी आपके हितैषी हैं, तो ये जनता का दुर्भाग्य है। तो इसलिए आज हम लोग ओल्ड पॉलिटिक्स से हटकर एक नई पॉलिटिक्स को स्थापित करने का काम करेंगे, और हम लोग वचन देते हैं, जो हमारा चुनाव होगा, हमारे जो प्रत्याशी होंगे, अगर वो जीतते हैं तो इस बात को याद रखेगा। हमारे लिए एक विशेष गाइडलाइन होगी कि कुछ भी हो जाए, चुनाव के बाद जिस प्रकार से बाकी लोग अपनी धन संपत्ति अर्जित करते हैं, जनता को धोखे में रखकर, जनता के भरोसे को नीलाम कर, ये हमारी पार्टी में ये परिपाटी नहीं दोहराई जाएगी। इस बात के लिए हम लोग आश्वस्त करते हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं, इससे पहले जो भी प्रत्याशी होते हैं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आपने सुना होगा 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जिनको आशंका थी कि कहीं नॉमिनेशन गड़बड़ ना हो जाए, तो किसी ने अपनी पत्नी को बैकअप के लिए रखा था, किसी ने अपनी माँ को बैकअप के लिए रखा था, किसी ने अपने पिताजी को बैकअप के लिए रखा था, और हमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि गिरिडीह से आपका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, तो हमने कोई बैकअप नहीं दिया। हमने बैकअप भी दिया तो हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने नामांकन भरने का कार्य किया। यानी हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे हम लोग स्पष्ट खरे उतरेंगे कि हमारा आइडियोलॉजी क्या है, कि हम लोग पूंजीवाद के समर्थक नहीं हो सकते हैं। पूंजीवाद कहने का मतलब है क्रोनी पूंजीवाद, और परिवारवाद के तो समर्थक हम लोग हो ही नहीं सकते हैं। ब्लड रिलेशन से
हम लोग कभी चुनाव में शिरकत नहीं करेंगे। इस बात को लेकर हम लोग आश्वस्त करते हैं। लेकिन आज बाकी नेता क्या कर रहे हैं, 20 साल खुद पॉलिटिक्स करते हैं और 21वें साल अपने नेता को टिकट देके खुद आराम करने चले जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? राजतंत्र की परिपाटी को यहाँ स्थापित की जा रही है, राजतंत्र के तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है, आप लोकतंत्र की बात करते हैं। तो इसलिए आज झारखंड के साथ साथ भारत देश को एक नई राजनीतिक विचार को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा मानना है नए सोच से नई राजनीति का उदय होगा, पार्टी बदलने से और नेता बदलने से नहीं, विचार बदलना होगा। और विचार क्या है आपको मालूम है, ये देश जहां एक और असमानता की खाई में घिरा जा रहा है, वहीं हमारे राजनेता ऐसो आराम का जीवन यापन करते हैं। हमारे राजनेता जब बेरोजगारों के रोजगार की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, जब रेलवे में वैकेंसी की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, जब नियोजन और नियमावली की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि नहीं 2,88,000 झारखंड के विधायकों का वेतन किया जाएगा, सब तालियां बजाते हैं। ये उनका मानसिकता है, ये उनका चरित्र है कि जब हमारे नेताओं का इंक्रीज होगा उनके वेतन में तब वो आनंद लेंगे। लेकिन जब स्टूडेंट का मुद्दा आएगा मौन साध लेते हैं। 2-4 लोग हैं जो स्टूडेंट के साथ खड़े होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग आज जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स का आधार उनका परिवार है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे संसद की बात रहे, विधायक की बात रहे या प्रत्याशी, आप देख सकते हैं कि उनके परिवार, कोई सांसद है तो उनकी अर्धांगिनी विधायक है, तो उनका बेटा विधायक की तैयारी में है, तो उनका कोई बेटा फलाना कॉलेज को देख रहा है, दूसरा बेटा दूसरे कॉलेज को देख रहा है। तो आज अगर हम लोगों से, इसीलिए आज आखिर लोग हमसे भयभीत क्यों हैं? हम तो अभी मुखिया के चुनाव नहीं जीते हैं और हमारे साथ इतनी साजिशें अभी क्यों हो रही हैं? इतने भयभीत लोग होने क्यों लगे हैं? तो कारण यही कि हम लोग एक नई आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। इस पॉलिटिक्स में अगर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो निस्संदेह एक नया भूचाल आएगा, एक नई विचारधारा का सृजन होगा। तो ऐसा नहीं है कि कामयाब होंगे नहीं होंगे तो उसके डर से हम मैदान में कदम ही ना रखें। ये सबको मालूम है, जिन्होंने जन्म लिया है उनको मरना होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मरने के डर से वो जीना छोड़ देंगे, मरने के डर से वो खेलना कूदना पढ़ना लिखना नौकरी करना खाना घूमना फिरना छोड़ देंगे। सबको मालूम है एक दिन मौत सबको आएगी। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग एक नई विचारधारा की पॉलिटिक्स को स्थापित करना चाहते हैं, एक नई आइडियोलॉजी को परिभाषित करना चाहते हैं। अब उसमें सफलता कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी ये हमारा संघर्ष तय करेगा, ये हमारा मेहनत तय करेगा। लेकिन हम पीछे क्यों हटे? कुछ तो नया करते हैं, एक प्रयास तो करते हैं। और बिल्कुल आप लाइव के माध्यम से फिर दोहराएंगे, अगर हम लोकसभा चुनाव गिरिडीह फतह करते हैं, जैसा कि अभी उम्मीद जताई जा रही है और हम लोग फतह करने की स्थिति में हैं और बढ़ भी रहे हैं आगे, तो हम लोग पहला काम करेंगे कि जो हमारी खुद की सैलरी होगी वो 75% जनता के बीच डोनेट कर दी जाएगी। क्योंकि नई सोच से नया भारत बनेगा, नई सोच से नया झारखंड बनेगा। आज देख सकते हैं ईडी किसी मंत्री के घर छापा मारती है तो सीधे करोड़ों रुपए में बरामद होती है। बताइए, जिस देश की जनता भूखी हो, जिस देश की जनता इलाज के अभाव में दम तोड़ देती हो, उस देश के अगर नेता मंत्री कई करोड़ रुपए अपने तिजोरी में भर के रखेंगे और आप उनसे अपेक्षा करेंगे नए भारत का, नए झारखंड का, तो ये अशोभनीय है। इसलिए नए यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और नए विचारों के साथ पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एक ऐसे विचार जो सामाजिक न्याय को परिभाषित करते हों, ऐसे विचार जो समाजवादी सोच को परिभाषित करते हों, ऐसे विचार जो समता को परिभाषित करते हैं, यानी सबको अवसर मिलना चाहिए। और मैं पुनः कहूंगा, हम लोग एक न्यू पॉलिटिक्स को आधारित करने आए हैं, स्थापित करने आए हैं, परिभाषित करने आए हैं। सफलता हमारा संघर्ष सफलता को तय करेगी और उम्मीद करते हैं कि आप इस संघर्ष के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। और कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से हम लोग को सताया जा रहा है, जिस प्रकार से हम लोग को साजिशों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हैं हम। आपके आशीर्वाद पर हमारा हक बनता है। आप आने वाली पीढ़ी अगर कभी मुखर होकर बोलेगी तो आज आपका समर्थन करेंगे तभी बोल पाएगी। अगर आज युवाओं को, जो युवा आंदोलन के गर्भ से निकल कर आए हैं पॉलिटिक्स में, अगर उनको सहयोग ना मिल पाएगा तो फिर भविष्य में कौन छात्रों के लिए बात करेगा, कौन पेपर लीक पर आवाज बुलंद होकर बात करेगा, कौन सीजीएल परीक्षा पर बात करेगा, कौन जसएससी की परीक्षा पर बात करेगा? वे परीक्षाओं पर तभी बात कर पाएंगे जब उनका मनोबल बढ़ेगा। तो उनका अगर मनोबल बढ़ाना है तो चुनाव की राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वे कदम बढ़ा चुके हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनका स्वागत कीजिए, उनको प्रेम दीजिए, उनको समर्थन दीजिए और अच्छे मतों से उनको विजयी बनावें, ताकि वो सदन में जो बातें वो सड़क में करते थे, सड़क में जिन आंदोलन की बातों को करते थे, सड़क पर जिन नीतियों की चर्चा करते थे,
उन नीतियों की चर्चा वो सदन में करें, उन बातों को वो सदन तक लेकर जाए, तभी उनका मनोबल बढ़ेगा। तो आज राज्य की जनता को कहीं ना कहीं, खासकर जो आज आंदोलन से उभरे हुए युवा जो प्रत्याशी बनकर आए हैं, अच्छे वोट के साथ विजय बनावें और उनको हौसला भी देने का काम करें, ताकि भविष्य में जब आपके बच्चों के भविष्य की बात आएगी तो कोई खुलकर बोलेगा, बिल्कुल खुलकर बोलेगा। आप ही बताइए, आज जो भी प्रत्याशी जिन विधानसभा में आए हैं, एक आध होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि सब लोग एक जैसे नहीं है, 10% 15% ऐसे लोग होंगे जो छात्रों के साथ खड़े हुए होंगे, लेकिन मैक्सिमम उनसे पूछिएगा, जब 27 लाख में पेपर लीक की बात आई, जब SIT का गठन हुआ, उससे पहले उनका क्या स्टेटमेंट था? अगर उनका स्टेटमेंट होता, यदि वो एक्टिव रहते हैं, तो छात्रों को, 15 नौजवानों को केस नहीं खाना पड़ता। हमारे बीच महेंद्र दा बैठे हैं, रांची गए थे, बेहोश होकर गिर पड़े थे। बताइए, छात्रों को क्यों केस खाना पड़ता? छात्रों को क्यों प्रशासन की लाठियों का मार झेलना पड़ता? अगर हमारे नेता, चूंकि नेताओं का काम क्या है, अरे भाई आपको तो हमने इसीलिए चुनकर भेजा है कि आप हमारे भविष्य की बात करेंगे। हमारा भविष्य मतलब क्या? जो यूथ है, यूथ होते हैं भविष्य, किसी भी परिवार का भविष्य वहाँ के युवा होते हैं। तो युवा का भविष्य क्या होता है? उसकी पढ़ाई लिखाई पे आप बात कीजिए। और पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? परीक्षा होती है। परीक्षा पास करके वो किसी नौकरी में कदम रखता है, किसी नौकरी को हासिल करता है। लेकिन परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है और आप कुछ बोलते ही नहीं है, तो फिर आप किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? जिस मुंह से आपको बोलना चाहिए था सदन में खड़ा होकर कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, छात्रों के साथ गलत हुआ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस मुंह में आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। और आज उस मुंह से अगर आप वोट मांगते हैं और उसी बच्चों के माता पिता अगर वोट कर देते हैं, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए आज तमाम अभिभावकों से भी हम कहेंगे कि ये नेता मंत्री जो आज प्रत्याशी बन के आए हैं लोकसभा में, ये उस दिन कहाँ थे जब CGL की परीक्षा लीक हुई थी? क्या स्टेटमेंट था? यदि इनका स्टेटमेंट है तो वोट दीजिए। यदि ये परीक्षाओं के साथ खड़े होते हैं तो इनको वोट दीजिए। यदि छात्रों के साथ खड़े होते हैं तो इनको वोट दीजिए, मना नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार स्टेटमेंट मांगिएगा, एक बार हिसाब मांगिएगा कि किस प्रेस में आपका स्टेटमेंट था, किस यूट्यूब चैनल में आपका स्टेटमेंट था, किस मीडिया में आपका स्टेटमेंट था। हम लोग सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुनिएगा। क्योंकि जो नेता आपके बच्चों के भविष्य की चिंता ना करे, आप उनकी चिंता क्यों करेंगे भाई? आप एक तरह से वोट देके इन नेताओं की जो पॉलिटिक्स है, केवल उनके परिवार को मजबूत बना रहे हैं। राज्य कितना मजबूत हुआ ये आपको भी मालूम है। क्योंकि जैसे जैसे में हम लोग का ग्राफ बढ़ रहा है, हम लोग IAS IPS के साथ बैठ रहे हैं। और फिलहाल कल ही हम एक बेहतर IPS IAS के साथ बैठे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपके नेताओं का विजन नहीं है। इनका विजन क्या है? नली गली सड़क, पानी की टंकी, यही इनका विजन है। 5 सालों का, 10 सालों का कोई रोड मैप नहीं इनके पास। इनके पास कोई रोड मैप नहीं होने के कारण आज आपका राज्य पिछड़ रहा है। ये IAS IPS की जुबानी है, जो ईमानदारी के साथ इस राज्य में कार्य कर रहे हैं। वह जो हमसे मिले तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप लोग आए हैं, यूथ लोग पॉलिटिक्स में, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग पॉलिटिक्स में आए क्योंकि आप लोगों के पास विजन है। तो इसलिए हम तमाम लोगों से यही कहेंगे, जो अभिभावक हैं, आज आप जिनके पीछे नारा लगा रहे हैं, जिनका झंडा ढोने का कार्य कर रहे हैं, उनसे इस बात का जिक्र जरूर कीजिएगा जब परीक्षा, चूंकि परीक्षा, हम बार बार परीक्षा का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आपको भी मालूम है कि आप मुर्गी चेंगना बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम परीक्षा का जिक्र कर रहे हैं। आपको भी मालूम है कि आधे अपने खुद भूखा रह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को खाना खिला के स्कूल भेज रहे हैं। इसलिए हम बार बार परीक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है यही परीक्षा हमारे भविष्य को तय करेगी, यही परीक्षा हमें गरीबी के दलदल से बाहर लेके जाएगी। बाकी हमारे दादा, हमारे चाचा, सभी लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने में कोई कसर नहीं है। 12 की जगह 18 ईंट भी माथे में लेके 18 तल्ला में भी जाएंगे ना, तो वही हाजिरी और वही मजदूरी मिलेगी। यानी हमारा भविष्य, और हम अगर गरीबी के दलदल से अगर बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घर की किसी बहन को, किसी भाई को उस परीक्षा से पार पाना होगा, जो परीक्षा उसके तकदीर का फैसला करेगी। और आज ये नेता उस परीक्षा पे बात नहीं करना चाहते हैं। उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, ये चुप हो जाते हैं। उस परीक्षा के पेपर लीक में 27 लाख रुपया सामने आता है कि एक एक पेपर को खरीदने में 27 लाख का खर्च हुआ था, ये चुप हो जाते हैं। और किस उम्मीद के साथ ही आप इनको वोट देंगे, किस उम्मीद के साथ ही आपका वोट मांग रहे हैं, ये तो अचरज की बात है, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगी कि आप छोड़िए दिल्ली में क्या होता है नहीं होता है, झारखंड में जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खड़े हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, केस मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं, आप उनको कम से कम इस बार हौसला दीजिए। आज परीक्षा का मामला हो, जब जब पेपर लीक हुआ है, छात्र सड़कों पे आए हैं। आज दर्जनों छात्रों पर केस मुकदमा, FIR हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, रबड़ गोला दागा गया है, आंसू गैस दागा गया है, बिल्कुल मैंने क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, किसी का सर, किसी का कपार फोड़ा गया है। क्यों? आखिर वो किसके लिए लड़ रहे हैं? झारखंड के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो आज तो कम से कम उनका मनोबल आपको बढ़ाना होगा। आप जिनको वोट दे रहे हैं उनसे और छात्रों से तुलना करें।
कि छात्रों का विजन कैसा है और उनका विजन क्या है। आप पता कीजिए, देख रहे हैं ईडी का छापा पड़ रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, मानते हैं ईडी एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी गलत तो है ना भाई। जिनके पास छापा पड़ रहा है वे लोग करोड़ रुपए उनके घर से निकल रहा है, अगर वो पैसा इन्वेस्ट होता रोजगार के मामलों में, वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता एजुकेशन के मामलों में, उन पैसे को छोटे छोटे उद्योगों में इन्वेस्ट किया जाता, या फिर राज्य सरकार एक नई बेहतर पॉलिसी के माध्यम से उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करती, उन पैसों से कोई बेहतर कार्य करती, तो वो जनता के लाभ के लिए आता। तो उनका विजन क्या है ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगी कि लोकसभा चुनाव में जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको समर्थन करें। इस लोकसभा के चुनाव में हम लोग आपके समर्थन के अभिलाषी हैं। आज अगर आप हम लोग को मजबूत करेंगे, हिम्मत देंगे, तो निश्चय ही भविष्य में जो मुद्दे होंगे उनके साथ हम लोग डट के खड़े होंगे, डट के लड़ेंगे, और अभी तक लड़ ही रहे हैं। इसलिए आज तमाम अभिभावकों से हमारा आग्रह होगा कि आप जिनका झंडा ढोने का कार्य कर रहे हैं, जिनका नारा लगा रहे हैं, वो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। अतः आप खुदगर्ज ना बने, आपसे आग्रह होगी खुददार बने और ऐसे नेताओं से दूर रहें जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, जो केवल अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। देख सकते हैं कोई 3 बार, कोई 4 बार से माने एमएलए एमपी बन के बैठा है, लेकिन क्या उनके घर का ग्रोथ देखिए, और बाकी झारखंड का जो उनका असेंबली या कंस्टिट्यूएंसी है वहां का ग्रोथ देखिए। निश्चय जी काम किया है, हम बार बार कहेंगे कि ऐसा कोई नहीं है, अगर वो जीत के गया वो मुखिया रहे, चाहे सरपंच रहे, चाहे विधायक सांसद रहे, काम किया है, लेकिन उनको काम ज्यादा करना चाहिए था जनता के लिए और अपने लिए कम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने काम अपने लिए ज्यादा किया। पता कीजिएगा, सबका इस राज्य से बाहर नौकरी है, जमीनें हैं, इस देश से बाहर किन्हीं का सिंगापुर, मलेशिया तो थाईलैंड इत्यादि जगह कंपनियां हैं। तो इसलिए ये संदेश हमारा जनता को है और हम लाइव आ चुके हैं, इसका मतलब ग्राउंड में है, इसका मतलब आप चिंता ना करें, ठीक ठाक है, तगड़ा है और बिल्कुल जंगे मैदान में है, और इस रणभूमि में विजय हमारी होगी। इसी मजबूती के साथ, इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तमाम झारखंडियों को हमारा जोहार। और पुनः आज जो वीडियो हम बना रहे हैं ये निमिया घाट ठीक पारासनाथ के सामने से है, क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग पारासनाथ को बंधन करके ही निकले हैं, और उम्मीद है जब जब हम पे मुसीबत आएगी, जब जब मन निराशा हताशा से घेर लिया जाएगा, पारासनाथ सामने खड़ा होकर हमें हिम्मत देने का कार्य करेगा। आप सभी से आशा है कि आप भी हमारा हिम्मत बने, हमारे तमाम प्रत्याशी उनको हिम्मत दें, ताकि वो आपके आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़े, मजबूती के साथ लड़े। जय झारखंड, जोहार झारखंड।